आइए दोस्तों, देखिए गुड इवनिंग। हम लोग जो हैं पिछला लेक्चर कैपेसिटर में जो कुछ पढ़े थे उसमें से कुछ वीडियो जो है वो अच्छे से नहीं आ पाया था, तो हम लोग फिर से लेक्चर को बना तो रहे हैं नया टॉपिक के लिए, लेकिन दो क्वेश्चन जो नहीं ठीक से दिख रहा था उसको हम एडिट करके हटा दिए थे। उन दोनों क्वेश्चन को हम यहाँ पहले बता देते हैं और फिर हम डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन पढ़ेंगे। तो ठीक है, पहले देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड इन ए क्यूबिकल वॉल्यूम ऑफ साइड लेंथ ए। अब देखिए यहाँ पे जो है एक नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट है, नॉन कंडक्टिंग। जैसे ही नॉन कंडक्टिंग बोल दिया तो इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि चार्ज जो है वो एक तरफ है, तो सिग्मा चार्ज जो है वो एक तरफ है। और कह रहा है क्या कि यहाँ पे एक क्यूबिकल वॉल्यूम को आप इमेजिन करिए और उस क्यूबिकल वॉल्यूम में बताओ कि एनर्जी कितना स्टोर होगा। तो ठीक है, कैसे बनाएं? बोलेंगे क्या कि सबसे पहले एनर्जी डेंसिटी निकालो। तो याद करो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला यानी यू का फॉर्मूला आया था हाफ CV स्क्वायर, सॉरी हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। देखो हाफ CV स्क्वायर जो लिखे थे वो हमारा फॉर्मूला टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या कैपेसिटर में आया था, टोटल एनर्जी स्टोर्ड। और एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आया था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब हम अगर बात करें कि एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, तो यूनिट वॉल्यूम में इतना एनर्जी है। तो बोलो इस क्यूब के टोटल वॉल्यूम में कितना एनर्जी होगा, तो इसका साइड लेंथ ए है, तब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, तो बोलेंगे ए क्यूब होगा। तो पहले हम लोग एनर्जी डेंसिटी निकाल लो, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट, ई की जगह क्या लिखे, तो याद करो जब सिंगल साइड चार्ज होता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आता है इसके आसपास में, तो बोलेंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो बोलेंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर। तो सोचो तो एनर्जी डेंसिटी कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 1 बाई, देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 2 8। यहाँ पे देखो एक एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ एक एप्सिलॉन नॉट है, ऊपर में सिग्मा है तो ये सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में जो है वो एप्सिलॉन नॉट रह जाएगा। एक समझ गया ना, एक एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा और एक नीचे में रह जाएगा। तो ये तो आया एनर्जी डेंसिटी। तो बोलेंगे टोटल एनर्जी कितना होगा, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन क्यूबिकल वॉल्यूम। तो बोलेंगे क्या कि एनर्जी डेंसिटी में भी यानी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो यही टोटल एनर्जी हो जाएगा। तो बोलिए तो एनर्जी डेंसिटी कितना है इनटू वॉल्यूम, तो यही हो गया यू का वैल्यू। तो यू कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 1/8 सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए क्यूब। तो यही हो गया टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस क्यूब। तो ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 100 पिकोफैराड is charged to 24 volt and it is connected to an uncharged capacitor of capacitance 20 picofarad. Tara, what will be the new potential of both capacitors। तो ठीक है, देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर है, जो कि जिसका कैपेसिटेंस 100 पिकोफैराड है। इसको 24 वोल्ट जो है यानी V1 जो है वो 24 वोल्ट है। ठीक है, अब इसका जो कनेक्शन है वो किया जाना है किसके साथ, तो अनचार्ज कैपेसिटर के साथ। यानी देखो ये कैपेसिटर है, इसी के साथ इसका कनेक्शन होना है। इसका कैपेसिटेंस कितना है, यानी इसका कैपेसिटेंस 20 पिकोफैराड है, लेकिन इसका वोल्टेज कितना है, तो बोलेंगे 0, यानी इस पर चार्ज नहीं है, चार्ज सिर्फ इस पे है। तो जाहिर है इसको जब आप कनेक्ट करोगे, यानी जब इसको आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे तब क्या होगा, तो बोलेंगे चार्ज का ट्रांसफर होगा और चार्ज दोनों पे आएगा। तो कितना चार्ज आएगा, तो बोलेंगे कितना चार्ज आएगा ये तो हम अभी नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, तो इसका पोटेंशियल V होगा तो इसका भी V हो जाएगा। हाँ, चार्ज कितना आएगा ये बात की बात है, पहले कॉमन पोटेंशियल निकाल लो। तो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, तो बोलेंगे V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो C1 V1 कितना होगा जी, देखिए तो थोड़ा C1V1, तो C1 कितना है, तो 100 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, इसका कोई जरूरत है भी नहीं। 100 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 24 प्लस C2V2। तो C2 कितना है, देखो नीचे लिखा हुआ है 20 इंटू 10 टू द पावर -12, अब V2 है 0 और डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो C1 100 था अब प्लस 20 इंटू 10 टू द पावर -12।
देखो जी 10 टू द पावर -12 से 10 टू द पावर -12 तो कट जाएगा और 24 इंटू 100 कितना हो जाएगा, तो 2400 हो जाएगा। हाँ यहाँ कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 120 हो जाएगा। तो 0 से तो 0 कट गया, अब 12 से इसको काटो तो ये 20 हो जाएगा। तो बोलो कॉमन पोटेंशियल कितना आ गया, तो बोलेंगे 20 वोल्ट आ गया। तो देखो क्वेश्चन का तो आंसर दे दिए हैं, लेकिन अब आगे अगर पूछा जाए इसी में कि बताओ कि न्यू चार्ज कितना होगा, क्यू डैश का वैल्यू क्या होगा, यहाँ Q1 डैश यहाँ Q2 डैश। तो देखो अब जाहिर है यहाँ -Q1 डैश होगा, यहाँ -Q2 डैश होगा। इनिशियल चार्ज अगर पूछा जाएगा तो यहाँ सिर्फ Q1 होगा, यहाँ -Q1 होगा। क्या यहाँ भी चार्ज होगा, तो बोलेंगे यहाँ तो चार्ज 0 होगा शुरू में। हाँ यहाँ तो चार्ज जो है नया टॉपिक सीख रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। अब देखिए क्या है कि ये पूरी तरह से थ्योरेटिकल है, तो इसमें जो कुछ भी लैंग्वेज होगा वो लैंग्वेज पे नहीं जाइएगा, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ उस पे जाइएगा। बाकी हम लैंग्वेज भी लिखने का प्रयास करेंगे, उसमें अगर कुछ त्रुटि होगा तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। फिलहाल हम डाइलेक्ट्रिक किसको बोलते हैं वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल किसको बोलते हैं, तो बोलेंगे वैसा मटेरियल जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ना के बराबर हो। ठीक है, यानी कि दोज मटेरियल विच डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। यानी कि पहले तो डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या हुआ, तो बोलेंगे दोज मटेरियल या दोज मटेरियल which have no free electrons। तो समझिए बात को। अब एग्जांपल में आप बोल सकते हैं कि जैसे माइका सीट हो गया, ग्लास हो गया, प्योर वाटर हो गया, है ना, तो ये सब क्या है, तो बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। प्लास्टिक हो गया, मतलब जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तो जाहिर है कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और कंडक्टर में करंट पास करता है, लेकिन जाहिर है जहां फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो उसके थ्रू करंट पास नहीं करेगा। अब करंट पे तो हमको जाना नहीं है, हमको तो जो है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में समझाना है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में जनरली फ्री इलेक्ट्रॉन ना के बराबर होता है। अब चलिए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विच हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब कि दोज मटेरियल विच हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, अब देखिए जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बना होगा वो किससे बना होगा, तो बोलेंगे कि मोनो एटॉमिक से भी बना होगा, डाई एटॉमिक से भी बना होगा, या हो सकता है ट्राई एटॉमिक से भी बना होगा। तो आप इसको समझिएगा, जैसे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो सिंगल एटम वाला मॉलिक्यूल है अगर, तो सिंगल एटम का जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो तो सेंटर में होगा, न्यूट्रॉन भी सेंटर पे होगा, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का सेंटर देखें और प्रोटॉन का सेंटर देखें, तो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है चारों तरफ उसका सेंटर कहाँ होगा, तो यही होगा, और प्रोटॉन का भी सेंटर कहाँ होगा, तो यही होगा। यानी कि इन मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कोइंसाइड टू ईच अदर। तो बोलो इसको कैसा मॉलिक्यूल बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल। यानी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कैसा होगा, मॉलिक्यूल कैसा होगा, तो बोलेंगे नॉन पोलर होगा। अब चलो क्यों होगा नॉन पोलर, तो बोलेंगे देखो सिंगल जो एटम है उसका पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है, और जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसका भी सेंटर यही है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है वो एक साथ है, मतलब दोनों का सेंटर एक जगह है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्या कि इन मोनो एटॉमिक मोलेकुल द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन and center of negative charge distribution coincide to each other, hence these materials are non polar। तो सोचो तो नॉन पोलर हो गया मतलब इसमें कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। तो ये तो बात हुआ मोनो एटॉमिक का। अब अगर हम बात करें डाई एटॉमिक का, तो पहले यहां तक लिखिए। अब देखिए दोस्तों, अगर हम मतलब डाई एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में बोलेंगे, तो अगर मान लो H2 है, तो H2 में भी पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन और नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कोइंसाइड कर जाता है। लेकिन वही बात करें अगर HCl का, तो ये भी डाई एटॉमिक है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर जो है, पॉजिटिव चार्ज इधर है तो नेगेटिव चार्ज जो है वो शिफ्ट कर जाता है, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसीलिए नेगेटिव चार्ज का सेंटर शिफ्ट कर गया और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर शिफ्ट कर गया। तो इसका मतलब है कि इन पॉलीएटॉमिक, ऐसे बोलेंगे इन पॉलीएटॉमिक मटेरियल, मतलब ब्रैकेट में डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक, इन पॉलीएटॉमिक मटेरियल है ना,
सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज मे और मे नॉट coincide to each other, यानी coincide कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। If they do not coincide to each other, अगर दोनों coincide नहीं करता है, that material will be made of polar molecule। तो ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है उसमें जनरली फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल से भी बना हो सकता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल से भी हो सकता है बना हुआ, और ट्राई एटॉमिक से भी बना हुआ हो सकता है। अब इसमें हम लोग ये पढ़े कि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो होगा वो तो नॉन पोलर होगा, लेकिन डाई एटॉमिक जो होगा वो पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब क्या होगा। तो यहाँ तक पहले आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि एक मटेरियल है, यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ही है जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ है, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर का मतलब हुआ कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज एक साथ है, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज एक साथ है, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज एक साथ है। ठीक है, हम अब ऐसा बना देते हैं, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। तो सोचो इसमें जो डाइपोल मोमेंट होगा तो वो जीरो होगा। डाइपोल तो आप जानते हैं ना, माइनस क्यू, और सेपरेशन पे कुछ प्लस क्यू रहता है, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर डाइपोल मोमेंट होता है। तो इसमें जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो जीरो होगा। कब? जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो रखेंगे। अब चलो दूसरा केस, अगर हम बात करें कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना रखें तब क्या होगा, तब बोलेंगे क्या कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तब बोलेंगे क्या कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर हो तब पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगता है और निगेटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगता है। यानी कि ये जो मोलेकुल है वो इस तरह से हो जाएगा, इधर हो जाएगा निगेटिव, इधर हो जाएगा पॉजिटिव। समझ जाइए, इधर हो जाएगा पॉजिटिव, इधर निगेटिव, वैसे ही इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, वैसे ही इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव। समझिएगा, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, निगेटिव 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 पॉजिटिव। समझ जाइए, मतलब कि हम एक साथ बना देते हैं निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव। अब देखिए ये किसके लिए बात कर रहे हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए। तो अब सोचो तो डाइपोल मोमेंट किधर है, तो बोलेंगे निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। यानी कि जब आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही रखें तब पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगा और निगेटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगा, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इधर शिफ्ट हो गया, निगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो गया। अब थोड़ा ध्यान से देखो, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ भी देखो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। तो ये जो अंदर में जो पॉजिटिव निगेटिव मिल करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। तो अगर नेक्स्ट फिगर बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही रहेगा तो नेक्स्ट फिगर कैसा होगा, तो बोलेंगे क्या कि नेक्स्ट फिगर जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। बोलेंगे अंदर में नेट चार्ज जीरो होगा और चार्ज बाहर का होगा, यानी कि इस तरफ चार्ज जो होगा वो निगेटिव चार्ज, सॉरी इस तरफ जो चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि जीरो नहीं है और वो इधर है, तो पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इधर हो जाएगा और निगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इधर हो जाएगा। तो चलो इतना बात तो समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए, ये हम लोग बात की है नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए, लेकिन अगर पोलर मॉलिक्यूल होता तब क्या होता। तो ध्यान से देखिए, जैसे फिगर दिख रहा है कि नहीं, मोबाइल में एक बार देख लेते हैं। तो फिगर तो दिख रहा है और यहीं तक दिख रहा है। तो देखो जी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जैसे पॉजिटिव इधर है तो निगेटिव इधर है, 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 पॉजिटिव इधर है, मतलब कि पॉजिटिव इधर है तो निगेटिव इधर है, पॉजिटिव इधर है तो निगेटिव इधर है, निगेटिव इधर है तो पॉजिटिव इधर है, पॉजिटिव इधर है तो निगेटिव इधर है, निगेटिव इधर है तो पॉजिटिव इधर है, उसी तरह से पॉजिटिव इधर है तो निगेटिव इधर है। ये तब का बात है जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यानी केस फर्स्ट। अब देखो सेकंड केस में क्या हो रहा है। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना रख के अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दें तब क्या होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अब जीरो नहीं है, यानी अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो सोचो तो अब जो है ज्यादातर जो है वो पॉजिटिव चार्ज किधर रहेगा, तो इधर रहेगा। समझिएगा, निगेटिव पॉजिटिव, 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 निगेटिव पॉजिटिव। अब ध्यान से सुनिए, देखो अभी बीच का कंडीशन है, पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज इधर नहीं है और निगेटिव चार्ज इधर नहीं है, मतलब अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड सेट किए हैं। तो हो क्या रहा है, तो बोलेंगे देखो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लग रहा है, निगेटिव चार्ज पे फोर्स इधर लग रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, तो बोलेंगे उससे ये हो रहा है कि जो डाइपोल मोमेंट पहले नेट जीरो था, क्यों जीरो था, तो बोलेंगे देखो इसका डाइपोल मोमेंट इधर है तो इसका इधर है, इसका इधर है तो इसका इधर है, इसका इधर है तो इसका इधर है, इसका इधर है तो इसका इधर है, यानी इसमें नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है। अब इसमें जो है नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो इस तरफ हो रहा है, अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है। तो बोलेंगे नेक्स्ट फिगर क्या होगा, तो बोलेंगे इसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को सेट किए हुए रह जाएं
तब होगा क्या, तब बोलेंगे कि तब जो है सारा डाइपोल इस तरह से अरेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस, इसी तरह से माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ध्यान से देखिए, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम रखे हुए रहें, जीरो नहीं रखें, इधर ही रखें, तब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो बोलेंगे देखो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लग रहा है और निगेटिव चार्ज पे फोर्स इधर लग रहा है, और उसके कारण हो क्या रहा है, तो बोलेंगे ये डाइपोल जो है वो रोटेट भी कर रहा है, यानी इस पर टॉर्क भी लग रहा है, फोर्स भी लग रहा है। यानी कि हम लोग ऐसे बोलेंगे व्हेन ए नॉन पोलर मोलेक्यूल, व्हेन ए मटेरियल मेड ऑफ नॉन पोलर और पोलर मोलेक्यूल, देखो ये पोलर मोलेक्यूल है जी, लेकिन अगर कोई पूछेगा क्या इसमें नेट डाइपोल मोमेंट है, तो बोलेंगे नहीं, इसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है। अभी भी नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो कुछ मतलब जीरो तो नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है, लेकिन इसमें नेट डाइपोल मोमेंट किधर है, तो बोलेंगे इधर है। अब देखो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो अंदर में जो नेट चार्ज होगा वो जीरो होगा, तो इसका फिगर कैसा होगा, तो बोलेंगे इसका फिगर ऊपर जो फिगर बना हुआ है वैसा ही फिगर होगा, यानी कि इधर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा और इधर जो है वो निगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब समझना, ये जो निगेटिव चार्ज है इसको माइनस क्यूपी लिख रहे हैं और इधर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्यूपी लिख रहे हैं प्लस में, समझना, इधर क्यूपी है और इधर माइनस क्यूपी है। तो इस चार्ज को बोलते क्या है, तो इस चार्ज को बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। अब ध्यान से देखो, अब हम लोग डिफिनेशन पे आ रहे हैं, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। अब सोचिए तो क्या ये चार्ज जो है वो फ्री चार्ज है, तो बोलेंगे नहीं। ये कैसा चार्ज है, तो बोलेंगे देखो ये न्यूक्लियस से डिटैच नहीं हुआ है, ये चार्ज न्यूक्लियस से अटैच है, तो इसको और क्या नाम देते, बोलेंगे इसी का नाम बाउंड चार्ज भी है, बाउंड चार्ज, बाउंड चार्ज। तो ठीक बात, यहां तक तो हम समझ गए कि इसको बाउंड चार्ज भी बोलते हैं या इंड्यूस्ड चार्ज भी बोलते हैं। याद करो, जब कंडक्टर रहता था तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन साइड में जीरो होता था, जब हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे। क्या इसको भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड में जीरो हो जाएगा, तो बोलेंगे नहीं। ठीक है, इस चार्ज को क्या बोलते हैं, बाउंड चार्ज। क्यों, क्योंकि ये अपने न्यूक्लियस से अटैच है, डिटैच नहीं हुआ है, यानी ये फ्री चार्ज नहीं है। फ्री मतलब अपने न्यूक्लियस से अलग हो जाना। तो फिलहाल ये फिगर आप बना लीजिए और हम इसको लैंग्वेज में कुछ लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग ऐसे बोलेंगे व्हेन ए मटेरियल मेड ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर molecules are placed in electric field, placed in, ठीक ना, आप इधर चाहें तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड टॉर्क पॉजिटिव चार्ज आर accumulated and at one side, and negative charge are accumulated at another side। ठीक है, तो हम लोग क्या बोले कि when a dielectric material made of, ठीक ना, यहाँ पे when a बोलेंगे क्या, when a dielectric material made of polar and non-polar molecules are placed in external electric field, then due to electrostatic force and torque, positive charge are accumulated at one side and negative charge are accumulated at another side, and these charge are called induced charge। इंड्यूस्ड चार्ज, इसी को बाउंड बोलते हैं, बाउंड चार्ज। एंड दिस फेनोमेनन एंड दिस फैक्ट इज नोन एज पोलराइजेशन। देखो, पोलर मोलेकुल हो चाहे नॉन पोलर मोलेकुल हो, दोनों को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो अब होगा, और इसी मतलब कि फैक्ट को बोलते हैं पोलराइजेशन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ तक आप नोट करिए। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं कि पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है। तो देखिए, अभी आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में इधर पॉजिटिव चार्ज देखे थे और इधर निगेटिव चार्ज देखे थे, इसको क्यूपी बोले थे और इधर को माइनस क्यूपी बोले थे। निगेटिव चार्ज इस साइड था और पॉजिटिव चार्ज इस साइड था। तो पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है, पोलराइजेशन वेक्टर। तो देखिए, इसका जो डिफिनेशन है कि डाइपोल मोमेंट देख लो और उसमें वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज डाइपोल मोमेंट
पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर। तो ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि डाइपोल मोमेंट कितना है। तो मान लो ये जो लेंथ है वो L है, अब समझना, और ये जो प्लेट है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और लेंथ इसका L है। तो अगर कोई डाइपोल मोमेंट पूछेगा तो बोलेंगे माइनस QP और प्लस QP के बीच का लेंथ तो L है। तो जानते हो ना डाइपोल मोमेंट Q इंटू L होता है, तो QP इंटू L हो जाएगा। अब वॉल्यूम कितना होगा तो बोलेंगे एरिया इंटू लेंथ होगा। तो देखो L से तो L कट गया, यानी ये QP बाई A हो गया। अब QP बाई A को तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, यानी सिग्मा A हो गया। यानी पोलराइजेशन वेक्टर जो है वो होता तो है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन वो न्यूमेरिकली किसके इक्वल आता है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल आता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, सिग्मा A ना बोल करके सिग्मा P बोलेंगे। पोलराइजेशन मतलब QP बाई A है ना, तो सिग्मा P बोलेंगे। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, डाइलेक्ट्रिक ब्रेक। तो आइए दोस्तों, हम लोग जो है अब सीखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। तो देखिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको K से डिनोट करते हैं। और याद करिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहीं पहले हम लोग नाम देते थे रिलेटिव परमिटिविटी। देख ले रहे हैं वीडियो सही है कि नहीं? हाँ, वीडियो बिल्कुल सही है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ही दूसरा नाम, यानी पहले जो हम लोग बोलते थे वो रिलेटिव परमिटिविटी होता था, एप्सिलॉन R। और उसको डिफाइन कैसे करते थे, तो बोलते थे फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन गिवन मीडियम। और एप्सिलॉन R का वैल्यू आता था, याद करना, एप्सिलॉन R का वैल्यू आता था एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इस पे नहीं जाते हैं, फिलहाल हम लोग को जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखे हैं उसका क्या मतलब है तो समझिएगा। जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, मान लो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E0 है, E0। कोई पूछे E0 क्या है तो बोलेंगे एक्सटर्नल एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है एक्सटर्नल एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें जब आप किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखते हैं तब होता क्या है, तो जाहिर है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इधर आ जाएगा और निगेटिव चार्ज जो है वो इधर हो जाएगा। अब चलो, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज यानी माइनस QP और इधर प्लस QP। आप सोचो तो ये जो है, ठीक ना, देखो E0 का डायरेक्शन इधर है, ये E0 है, ये जो है वो E0 है। ठीक, अब देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो निगेटिव चार्ज है, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड किधर देगा, तो इधर देगा। इसको EP बोल देते हैं। कोई पूछेगा EP क्या है तो बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। अब समझिए, अगर ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 30 न्यूटन पर कूलम है और ये जो इंड्यूस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है इस मटेरियल के अंदर वो मान लो 5 न्यूटन पर कूलम है। इतना तो तय है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। ये बाउंड चार्ज है, फ्री इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। कंडक्टर के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन होता था तो जितना एक्सटर्नल एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता था उतना ही जो है वो इन साइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता था अपोजिट डायरेक्शन में। इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के केस में 0 होता था। लेकिन अब क्या 0 हो जाएगा तो बोलेंगे नहीं, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, कितना होगा तो बोलेंगे उसको हम E बोल देते हैं और यही E है। कोई पूछेगा E क्या है तो बोलेंगे E जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है तो देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी K क्या होता है तो बोलेंगे कि आप एक्सटर्नल एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो यानी E0 देख लो और उसमें डिवाइड कर दो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो यही हो गया E0 बाई E। फिर से समझिए, यहाँ पे है E यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इधर है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, E0 बाई E। तो सोचो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E का वैल्यू क्या हो जाएगा तो बोलेंगे E0 बाई K। अब ध्यान से सोचो कि अगर इस क्लासरूम में ही मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है 800 न्यूटन पर कूलम, अब क्या किए कि इस रूम में पानी को भर दिए। अब कोई पूछेगा बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा तो बोलेंगे कि अब जो इस कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा, जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड 800 था और डिवाइडेड बाई वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है तो बोलेंगे 80। इसको कट करो तो ये 10 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। यानी सोच लो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले था 800 न्यूटन पर कूलम, लेकिन वाटर अगर फिल कर दिया जाए तो घट करके 10 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। तो उम्मीद है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप समझे होंगे। अब हम इसका डिफिनेशन लिख देते हैं, तो इसको पहले नोट करिए फिर हम लोग इसका डिफिनेशन भी नोट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग ऐसे बोलेंगे व्हेन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, बोलेंगे व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल is placed in external existing electric field then due to polarization effect the net electric field
inside the material, inside the material, यानी वही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डिक्रीजेस। ठीक है, तो आगे क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे द रेशियो ऑफ, देखो ऐसे लिखेंगे, द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside the material is known as dielectric constant, dielectric constant। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे हम क्या करना चाह रहे हैं, तो यहां तक आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगला जो टॉपिक है वो है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है पहले ये समझिए। जैसे अगर हम वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस कर दें, वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम यहाँ प्रोड्यूस कर दें, तो होगा क्या, तो मान लो ये एयर का मोलेकुल है, तो एयर का मोलेकुल में अगर हम यहाँ पे देखें तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, नेगेटिव चार्ज यहाँ है, वैसे ये भी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज यहाँ है, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स जो है वो इधर लगेगा और नेगेटिव चार्ज पे इधर लगेगा, है कि नहीं। तो पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा, नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा। अब सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड को और बढ़ाते जाएं, तो बोलेंगे क्या कि तब और पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, और बढ़ाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज और इधर जाएगा, नेगेटिव चार्ज और इधर आएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते जाएं तो बोलेंगे क्या कि तब जो है एक समय ऐसा आएगा कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अपने पेरेंट एटम से डिटैच हो जाएगा, तो उसी को बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया, मतलब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का ब्रेकडाउन हो गया। यानी कि इसको डिफाइन कैसे करें, तो बोलेंगे कि व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज मतलब व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, देन एट ए मोमेंट, ऐसे देखिए हम इसको डिफाइन कर देते हैं, वैसे इसका डिफिनेशन जो है आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। बोलेंगे व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल is placed in electric field, then positive charge and negative charge will shift alongside, मतलब अलग अलग शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब बोलेंगे क्या कि when we increase the strength of electric field, then at a particular moment, at a particular moment, the positive and negative charges are detached from their parent atoms, this phenomenon, ठीक ना, क्या लिखे हैं कि when a dielectric material is placed in electric field, then positive charge and negative charge will shift alongside. When we increase the strength of electric field, then at a particular moment, the positive charge and negative charges are detached from their parent atom, and this phenomenon, parent atoms, बोलेंगे this phenomenon is known as dielectric breakdown। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है ना हम कहीं से देख के नहीं लिखे हैं, मन में जो ख्यालात आते गया वही लिख दिए हैं, तो इसको में थोड़ा लैंग्वेज में अगर कहीं कोई दिक्कत होगा तो उसको आप सुधार लीजिएगा। लेकिन फिलहाल हम यही समझाना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम बढ़ाते जाएंगे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि जो बाउंड चार्ज मतलब अपने पेरेंट एटम से अटैच था, वो एक समय ऐसा आएगा कि डिटैच हो जाएगा। तो उसी पार्टिकुलर मोमेंट पे जब डिटैच होगा यानी अलग हो जाएगा, तो बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हैपन हुआ, यानी डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया। तो बोलेंगे क्या कि अब उसी में स्ट्रेंथ के बारे में सीख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हेडिंग है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है समझिए इस चीज को, मतलब कि जैसे एयर का ही एग्जांपल लिए थे, तो एयर में जो मॉलिक्यूल है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, ये अपने पेरेंट एटम से डिटैच कब होगा, तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाओ।
और एक समय ऐसा आएगा कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अपने पेरेंट एटम से डिटैच हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, तब ये जो है एयर भी कंडक्टर के रूप में हो जाएगा, यानी एयर भी कंडक्टर जैसा बिहेव करने लग जाएगा। मतलब कहने का ऐसा है कि कम से कम हम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड दें कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो कंडक्टर जैसा बिहेव करने लग जाए, यानी मतलब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज अपने पेरेंट एटम से डिटैच हो जाए। वैसे जनरली निगेटिव चार्ज ही अपने पेरेंट एटम से डिटैच होता है, यानी क्योंकि निगेटिव चार्ज ही जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा होता है, पॉजिटिव चार्ज तो सेंटर में अपना रेस्ट में होता है। तो ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, तो बोलेंगे द मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट व्हिच, देखो ऐसे लिखेंगे, द मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट व्हिच डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन अकर्स, डाइलेक्ट्रिक breakdown occurs, that strength of electric field is called dielectric strength। अब ध्यान से समझिए, जैसे अगर एयर में आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर अगर कर दें, तब डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन अकर हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा एयर का। यानी आप बोल सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। ये एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यानी एयर में कम से कम इतना इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तो एयर भी जो है वो कंडक्टर जैसा बिहेव करने लगेगा, यानी एयर में भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो सकता है, या इससे ज्यादा देंगे तब तो होगा नहीं, यानी कम से कम इतना वैल्यू है। और वैसे ही जो भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसमें ज्यादा से ज्यादा मतलब कम से कम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ज्यादा से ज्यादा तो कुछ भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन कम से कम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड दे सकते हैं जिससे कि वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है उसमें डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन अकर हो जाए, तो उसी को डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कैपेसिटर में हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट आज पढ़े हैं, जिसमें डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन पढ़े हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल किसको बोलते हैं, उसमें मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक। अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे कि जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिल कर दें तब कैपेसिटेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो मतलब उसी में आप सीरीज पैरेलल कनेक्शन भी सीखेंगे, उसी में हम लोग जो है कैपेसिटेंस का भी वैल्यू जो है निकालना सीखेंगे। अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को जो है उसके शेप और साइज को अलग अलग तरह से रख दें तब कैपेसिटेंस क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दें वो भी अगर वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो तब जो है कैपेसिटेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सब हम लोग सीखेंगे। आज के लिए थैंक यू। अब जो है थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा कुछ बचा नहीं है, एक टॉपिक और है अर्थिंग जो लास्ट में पढ़ाएंगे। फिलहाल इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जो भी होगा उसमें हम लोग जैसे सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन अभी बचा हुआ है और फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो वही बात कर रहे हैं, और फिर हम लोग कैपेसिटेंस निकालने के लिए सीखेंगे अलग अलग मेथड से। तो थैंक यू देखने के लिए वीडियो।